लीडरशिप का देखो असली फंक्शन ये है और ज्यादा लीडर्स प्रोड्यूस करना, ना कि फॉलोअर्स प्रोड्यूस करना। असली लीडर वो है जो और ज्यादा लीडर्स क्रिएट करता है। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। देखो जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है, अगर देखो सारे के सारे फैसले एक ही पर्सन के हाथ में होंगे तो ना उस पर्सन के ऊपर कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी। कल को वो पर्सन चला गया कंपनी को छोड़ के, बाय चांस कुछ गलत हो गया उस पर्सन के साथ, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगी, पूरी कंपनी फेल हो जाएगी। तो अच्छा ये है कि वो पर्सन अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हेड करने के लिए ना लीडर्स क्रिएट करें। जैसे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए अलग से लीडर, एचआर के लिए अलग से लीडर, उनको ट्रेन करें। जब देखो किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप को लीडर समझते हैं ना, तो क्रिएटिव आइडियाज निकल के आते हैं, वो और ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करते हैं कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप और ज्यादा लीडर्स को क्रिएट करती है ना, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड कर पाएगी। अदरवाइज तो वो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड ही नहीं कर पाएगी। सिंगल पर्सन डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन वो बन के रह जाएगी, एक ही जगह काम करती रहेगी, वो एक्सपेंड नहीं कर पाएगी। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन जब लीडर्स क्रिएट करेगी, तभी वो लीडर्स फर्दर जाके अलग सेंटर में, अलग शहर में फिर से कंपनी के ब्रांच स्टैब्लिश करेंगे, जो भी करेंगे, जैसे भी एक्सपेंशन करना है। अब वैसे मैंने आपको देखो प्राइवेट कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल दिया, लेकिन सेम चीज देखो सिविल सर्विसेज में भी लागू होती है। एज ए डीएम आपको ना आपके नीचे जो सबऑर्डिनेट्स है ना, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको इंपावर करना पड़ेगा, उनको सही मायने में लीडर बनाना पड़ेगा। पोस्ट, एक कुछ लोग होते हैं पोस्ट की वजह से लीडर, कि पोस्ट आपकी ऐसी है जिसकी वजह से लोग आपकी बात मानेंगे। एक होते हैं इन्फ्लुएंस की वजह से लीडर, कि आप वास्तव में ना एंकरेज कर देते हो, इंपावर कर देते हो अपने कोलीग्स को, इवन अपने सबऑर्डिनेट्स को, आपके नीचे जो काम करते हैं, और वो लोग जो है आपकी बात मानने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ इनसे कुछ सीखने को मिलता है। वो होती है कैरिस्मेटिक लीडरशिप। खैर डिस्कशन स्टार्ट करें। आज की डेट है 27 मार्च 2024। आज 3 इश्यूज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट वेलफेयर से संबंधित, नेक्स्ट आर्टिकल जापानीज इकोनॉमी से संबंधित डिस्कस करेंगे। जापान की इकोनॉमी की केस स्टडी है, काफी ज्यादा सुर्खियों में है ये इशू, और ना जापान की इकोनॉमी की केस स्टडी डिस्कस करेंगे। अभी उन्होंने 17 साल बाद इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज किया है। इससे ना आपके इकोनॉमी के बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और यूपीएससी इन पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछती है। सबसे लास्ट में आर्टिकल डिस्कस करेंगे हिंदू का ही साइकिल मैनिफेस्टो से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल स्टूडेंट वेलफेयर से संबंधित है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो वैसे तो ऐसे केस अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले की बात है, बिहार का एक लड़का कोटा में गुम हो गया और कुछ समय तक पेरेंट्स, पुलिस उस बच्चे को ढूंढते रहे, लेकिन बाद में उस बच्चे की डेड बॉडी मिली। 2023 में यानी पिछले साल ऑलमोस्ट 30 बच्चों ने कोटा में सुसाइड किया था। 2022 में 15 बच्चों ने, 2019 में 18 बच्चों ने और 2018 में 20 बच्चों ने। 2020-21 का डेटा नहीं है क्योंकि उस समय कोविड-19 की महामारी आई थी और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद थे। हर साल देखो कोटा में ना 2 लाख जेई नीट का बच्चा जाता है वहां पे कोचिंग लेने के लिए। ये बच्चे वहां पे पढ़ने के लिए जाते हैं। कोटा की इकोनॉमी तो देखो बूम कर रही है, राजस्थान का शहर कोटा, वहां की इकोनॉमी बूम कर रही है कोचिंग की वजह से। लेकिन स्टूडेंट पे कितना ज्यादा स्ट्रेस है उसको मेजर करने के लिए कोई पैमाना नहीं है। समझ गए? यानी एक तरफ कोटा की इकोनॉमी 10,000 करोड़ की और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के ऊपर स्ट्रेस काफी गहरा, काफी डीप। जब देखो कोटा में बच्चों के सुसाइड्स की खबरें आई ना, काफी सारी खबरें आई, पिछले साल ये इशू काफी ज्यादा सुर्खियों में आया था, तो वहां के लोकल प्रशासन ने कुछ स्टेप्स लिए जो शायद उतने कारगर ना हों। स्टेप्स जैसे कि देखो, फैन पे अगर कोई बच्चा फैन की सहायता से सुसाइड करने की कोशिश करता तो फैन के साथ में एंटी सुसाइड डिवाइस लगा हुआ, घंटी बजने लगती। इसके अलावा जो भी खिड़कियां थी वहां पे इस प्रकार की जालियां लगा दी गई ताकि
बच्चे स्ट्रेस के कारण छत से ना कूद सकें। इसके अलावा कुछ समय के लिए तो सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रोक दिया गया कि आप टेस्ट कंडक्ट मत कीजिए, बच्चों के टेस्ट अभी आप मत लीजिए ताकि बच्चों के ऊपर प्रेशर ना आए। हॉस्टल स्टाफ को भी ट्रेन किया गया और उन्हें प्रिपेयर किया गया कि वो बच्चों के वेलफेयर से संबंधित काम करें, स्टेप्स लें। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बोला गया कि आप बच्चों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करो, बिहेवियरल काउंसलिंग उनको प्रोवाइड करो ताकि उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज को एड्रेस किया जा सके। इवन जो लोग खाना पहुंचाते हैं ना बच्चों के कमरों तक, उनको भी कहा गया कि अगर कोई बच्चा अपनी मील मिस कर रहा है, खाना छोड़ रहा है, खाना टच नहीं कर रहा है, तो तुरंत आप बताइए। इस कैंपेन को नाम दिया गया दरवाजे पे दस्तक। तो ये एक एग्जाम्पल्स हैं। मान लीजिए एथिक्स में केस स्टडी पूछ ली जाए तो ये एग्जाम्पल्स आप भी दे सकते हो। कई बार ऐसे स्टेप्स पूछ लिए जाते हैं ना कि आप ऐसे शहर के डीएम हो या फिर एसपी हो जहां पे बच्चों के सुसाइड्स करने की खबरें आ रही हैं, तो आप क्या स्टेप्स लोगे ऐसे केसेस को रोकने के लिए। राइटर कहते हैं ये सारे जो स्टेप्स लिए गए हैं ना, देखो ये स्टेप्स शायद उतने कारगर साबित ना हो, क्योंकि आप पहले ना रूट काजेज जानिए कि बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं और कितने ज़्यादा बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, पहले उनका आंकड़ा भी देख लीजिए। 2022 का एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट जारी की गई थी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। इसमें यह बोला गया 2022 में 13,044 यानी 13,044 इंडियन स्टूडेंट्स ने अपनी जान ले ली। ये देखो 2022 में जितने टोटल सुसाइड्स हुए थे ना उसका 7.6% है। स्टूडेंट सुसाइड तो लगातार देखो बढ़ते ही जा रहे हैं। 2019 में 10,335 बच्चों ने सुसाइड किया, 2020 में 12,526 बच्चों ने, नेक्स्ट ईयर 13,089 बच्चों ने सुसाइड किया। 2007 से लेकर 2018 के बीच में अभी तक 95,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो सुसाइड कर चुके हैं। आज के समय में देखो ऐसे स्टूडेंट्स, मतलब ऐसा यूथ जिसकी एज 25 से कम है, वो देश की पॉपुलेशन का 53.7% है। लेकिन देखो सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, ये जो यूथ है ना जिनकी एज अभी 25 से कम है, ये इनके पास में स्किल्स नहीं है लेबर फोर्स में एंटर करने के लिए। मतलब कि आसानी से इनकी जॉब नहीं लग पाती और इसी वजह से सबसे बड़ा डिस्ट्रेस क्रिएट होता है और ये सुसाइड का एक सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ वायबल जॉब अपॉर्चुनिटीज। हमारे देश में स्टूडेंट्स में स्किल्स की कमी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स देखो लिमिटेड हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में सीट्स ज़्यादा है तो वहाँ पे फीस काफ़ी ज़्यादा है। तो लिमिटेड गवर्नमेंट सीट्स के लिए ना बहुत टफ कंपटीशन होता है। फॉर एग्जांपल आईआईटी के लिए या फिर एम्स के लिए बहुत टफ कंपटीशन होता है और ये कंपटीशन ना कई बार बच्चे झेल नहीं पाते। कई बार तो ऐसा होता है, आपको भी पता है, उन स्टूडेंट्स का ना इंटरेस्ट नहीं होता जेई की और नीट की तैयारी करने में और इवन यूपीएससी की तैयारी करने में। बट बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स फोर्स करते हैं बच्चों को कि आप इसकी तैयारी कीजिए, अदरवाइज पूरी जिंदगी खाली बैठे रहोगे, जॉब नहीं लगेगी। काफ़ी बार ऐसा होता है पेरेंट्स फोर्स नहीं करते लेकिन रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट मतलब यूं बोल देते हैं कि हमारी तो एक्सपेक्टेशन ये है, बाकी जो बच्चा चाहे वो कर ले। मतलब समझ गए, कई बार पेरेंट्स ना दो तरह की बातें कर देते हैं कि हमारी तो ये इच्छा है, बाकी बच्चे की जो इच्छा है वो कर ले। लेकिन बच्चा ना प्रेशर में आ जाता है कि यार मेरे पेरेंट्स की इच्छा तो है कम से कम, तो मुझे मेरे पेरेंट्स की ना इच्छा को कंप्लीट करना है। समझ गए, ऐसे पेरेंट्स फोर्स नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली फोर्स कर रहे हैं अपनी इच्छा प्रकट करके। कई बार देखो सोसाइटी का प्रेशर होता है बहुत ज्यादा। सोसाइटी का प्रेशर मतलब जैसे एक दौर आया था जब सभी बच्चे बीटेक कर रहे थे, बीटेक की काफी ट्रेंड आया था, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स ने भी बीटेक करने की कोशिश की जिनका मन नहीं था, लेकिन सोसाइटी में सभी कर रहे हैं तो उन्होंने भी कर ली। तो ये है सोसाइटल प्रेशर। तो इन सब रीजंस की वजह से ना बच्चे कई बार ना ऐसी जगह तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर ऐसी जगह एडमिशन ले लेते हैं जहां पे रियल में उनका मन नहीं होता। बाद में ना एडमिशन लेने के बाद में वो अलग थलग महसूस करते हैं, आइसोलेशन में आ जाते हैं, अच्छा नहीं लगता उनको। एक तरफ ऐसे बच्चों के मन में द्वंद्व चल रहा होता है
कि यार मन नहीं कर रहा पढ़ने का। दूसरी तरफ पेरेंट्स का, सोसाइटी का जो प्रेशर है ना, वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, और फिर कई बार ट्रेजेडी हो जाती है। बहुत बार ऐसा भी होता है, बच्चों के पेरेंट्स ना कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते। ये हमारे सिस्टम की ही आप कहोगे बहुत बड़ी कमी है कि कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है। कायदे से देखो, स्कूल्स में ही इतनी क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए कि, और एग्जाम सिस्टम ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि कोचिंग की जरूरत पड़े। तो बहुत बार ऐसे पेरेंट्स जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, वो अपने बच्चों को सप्लीमेंट्री कोचिंग नहीं दिलवा पाते। तो इस वजह से भी बच्चा कई बार पिछड़ने लगता है, प्रेशर उसके ऊपर और ज़्यादा आ जाता है। पेरेंट्स कई बार ये बोल देते हैं ऐसी बातें कि हमने तो गरीबी में साल बिताए, अब तुमसे ही उम्मीद है। अब पेरेंट्स ने ये बोल दिया और बच्चे के ऊपर में प्रेशर और ज़्यादा आ गया कि यार मेरे से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, मेरे पे तो बहुत ज़्यादा बर्डन है। फिर एक रीज़न देखो, आज का फैमिली सिस्टम भी है। पहले ना जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, बच्चों का ना पेरेंट्स के साथ में और दूसरे जो रिलेटिव्स के साथ में ना कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन काफ़ी बढ़िया हुआ करता था। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन ज़्यादा है, उसमें भी ना बच्चे का जो इमोशनल कनेक्ट है ना पेरेंट्स से, वो पहले की अपेक्षाकृत काफ़ी कम है। तो बच्चा खुल के ना कई बार बता नहीं पाता पेरेंट्स को कि मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब मैं ये नहीं करना चाहता। समझ गए कि बच्चों का जो इमोशनल कनेक्ट है ना पहले के एक अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हुआ है। इसके बाद एक सोशल डायमेंशन और ऐड करते हैं राइटर। जो देखो डिप्रेस्ड सेक्शंस के स्टूडेंट्स हैं ना, जैसे देखो फॉर एग्जांपल एससी या फिर एसटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं, बहुत बार कॉलेज में एंटर करने के बाद में इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये कह दिया जाता है कि तुम तो कोटा वाले हो, तुम डिजर्व नहीं करते, उनसे अलग ढंग से ट्रीट किया जाता है। तो इस वजह से उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। बीच में काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी आए, कुछ आईआईटीज़ में जो सुसाइड्स हुए उनमें डिसएडवांटेज सेक्शंस के स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा है जो आईआईटीज़ में सुसाइड्स हुए। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये कहते हैं, देखो इकोसिस्टम ना ऐसा हो गया एजुकेशन का कि ना चाहते हुए भी ना कई बार बच्चों को ना एक मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है कि तुम्हें आईआईटी क्लियर करना है, तुम्हें ये एम दे दिया गया है, अब बस यही हासिल करना है, बस यही करना है और कुछ नहीं। लेकिन देखो ऐसा करने में ना समाज ये भूल जाता है कि बच्चों की ऑलराउंड पर्सनैलिटी का क्या, जो कीमती ईयर्स हैं वो तो देखो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स में लगा दिए, लेकिन पर्सनैलिटी की जो ऑलराउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। जो इंटरपर्सनल बॉन्ड बनना चाहिए था दोस्तों के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में, वो नहीं बन पाया। मतलब समझ गए। तो कायदे से लास्ट में सॉल्यूशन देते हैं राइटर। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन देखो ये है, पेरेंट्स को ना साफ साफ बच्चों से कम्युनिकेशन करना चाहिए कि भाई तुम क्या चाहते हो। कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों का इंटरेस्ट पूछा जा सके कि आपका इंटरेस्ट किस में है, और उसके बाद बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। उन्हें रियलिटी भी दिखानी चाहिए कि कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम अपना बेस्ट दो। बैकअप प्लान हमेशा तैयार होना चाहिए। अब समय आ गया है कि मेंटल हेल्थ को ना हम इग्नोर ना करें। मेंटल हेल्थ के काउंसलर्स होने चाहिए हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, हर एक कॉलेज में, मतलब जहां पे भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना वहां पे साइकोलॉजिकल काउंसलर्स होने चाहिए, ताकि जब भी स्टूडेंट्स को आवश्यकता पड़े वो उन काउंसलर से बात कर सकें। इसके अलावा देखो आप बताइए क्या रीज़न है इतने ज़्यादा सुसाइड्स के, और क्या किया जा सकता है। आपके मन में जो भी पॉइंट्स आए उनको भी आप बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो इकोनॉमी से संबंधित है। आप ना जीएस पेपर 3 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। वैसे देखो ये एक केस स्टडी है जापान की इकोनॉमी की, लेकिन बहुत सारे इकोनॉमी के कंसेप्ट्स ना सीधे सीधे बढ़िया से इन्वॉल्व हैं, जिन पर मेंस और प्री दोनों में क्वेश्चंस पूछा जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखो इंट्रोडक्शन में ना राइटर के द्वारा कहा जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी देश को हुआ था ना तो वो जापान था। हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहर तो पूरी तरह से तबाह कर दिए थे न्यूक्लियर हमले में यूएसए ने।
लेकिन देखो उसके बाद ना जापान ने बहुत जबरदस्त ढंग से बाउंस बैक किया। मतलब ऐतिहासिक था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से तबाह होने के बाद जब जापान का बाउंस बैक, मैं आपको बताऊं 1968 तक आते आते 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और 1968 में आते आते जापान वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका था। और जब तक 1980 आया तब तक देखो जापान पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में ना ऑलमोस्ट 10% कंट्रीब्यूट कर रहा था। लेकिन देखो 1980 आते आते चूंकि जापान पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में 10% कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो यूएसए की आंखों में भी जापान चुभने लगा था, क्योंकि जिस स्पीड से जापान ग्रो कर रहा था ना, वो आसानी से अमेरिका की इकोनॉमी को आसानी से ओवरटेक कर जाता। अब आपको पता है यूएसए की इकोनॉमी को कोई ओवरटेक कर जाए, ये चीज यूएसए को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो उस समय ना यूएसए ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए, कुछ ऐसा एग्रीमेंट किया जिसकी वजह से आज जापान की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है। मतलब 1980s के बाद जब तक जापान बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, वर्ल्ड इकोनॉमी में 10% कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो उस समय यूएसए ने जापान के साथ कुछ ऐसा एग्रीमेंट साइन किया कि अगले 30 साल तो जापान के बहुत खराब बीते, जापान की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा खराब थे। ऐसा क्या हुआ? दरअसल हुआ ये 1980s में ना यूएसए का डॉलर दूसरे डेवलप कंट्रीज के मुकाबले में लगातार एप्रिशिएट कर रहा था। मतलब डॉलर मजबूत हो रहा था। अब देखो डॉलर मजबूत होता है ना, किसी भी देश की करेंसी अगर मजबूत होती है तो हमने कल भी डिस्कस किया था, उसका एक्सपोर्ट कम हो जाता है। याद होगा ना, मैंने वो एग्जांपल आपको दिया था कि मान लीजिए पहले $1 की कीमत 60 रुपए थी, तो यूएसए का कोई पर्सन इंडिया से पेन मंगवाता, ₹1 का एक पेन, तो वो 60 पेन इंपोर्ट कर पाता था। लेकिन इंडिया की करेंसी मान लीजिए कम हो गई, डॉलर के मुकाबले में कमजोर हो गई, डिवैल्यूएट कर दी, डेप्रिसिएशन हो गया करेंसी का, कुछ भी हो गया, और करेंसी की वैल्यू अब हो गई $80 $1 में। तो अब यूएसए का कोई पर्सन $1 में इंडिया से 80 पेन मंगवा सकेगा। यानी करेंसी कम हुई इंडिया की डॉलर के मुकाबले में, लेकिन इंडिया को फायदा यह हुआ कि एक्सपोर्ट इंडिया से इंक्रीज हो गया। तो 1980s में ना यूएसए की करेंसी एप्रिशिएट कर रही थी, मजबूत हो रही थी दूसरे डेवलप कंट्रीज के मुकाबले में, तो जाहिर तौर पे यूएसए का जो एक्सपोर्ट है ना वो कम होगा। और ये चीज यूएसए को नहीं अच्छी लगी कि हमारा जो एक्सपोर्ट है दूसरे देशों में कम हो रहा है। तो इसलिए ना यूएसए ने उस समय 5 बड़े देशों के साथ में एक एकॉर्ड साइन किया जिसे बोलते हैं प्लाजा एकॉर्ड। ये स्लाइड में जो आप टाइटल देख रहे हो ना, प्लाजा एकॉर्ड, ये एग्रीमेंट यूएसए ने 1980s में 5 बड़े देशों के साथ साइन किया था। जैसे देखो जर्मनी, फ्रांस और जापान, मतलब एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, ब्रिटेन भी था। इस प्लाजा एकॉर्ड में ना ये डिसाइड हुआ डॉलर को ना इन 5 देशों की करेंसी के अगेंस्ट डेप्रिशिएट किया जाएगा। यानी डॉलर की जो वैल्यू है इन 5 देशों की करेंसी के मुकाबले में कम की जाएगी। अब यूएसए की करेंसी की वैल्यू अगर कम होगी तो यूएसए से जो एक्सपोर्ट है इन 5 देशों में जाहिर तौर पे बढ़ेगा। लेकिन इससे जापान को क्या नुकसान पहुंचा? देखो इस प्लाजा एकॉर्ड से ना जापान को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा, क्योंकि जापान की जो इकोनॉमी थी ना वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी। जापान की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे टोयोटा, सोनी उस समय दुनिया भर में फेमस हो चुकी थी, उन्होंने अपना नाम बना लिया था। लेकिन डॉलर की वैल्यू कम हो गई और जापानीज येन की वैल्यू ज्यादा हो गई डॉलर के मुकाबले में, तो ना जापान का एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ। जापान का एक्सपोर्ट जब डिक्लाइन हुआ तो जापान की जीडीपी गिरने लगी। जापान की जीडीपी जब गिरने लगी, ध्यान से सुनिएगा, प्लाजा एकॉर्ड के कारण जापान का एक्सपोर्ट कम हो गया क्योंकि करेंसी की वैल्यू जापान की कम हो गई। एक्सपोर्ट कम हो गया तो जापान की जो जीडीपी है वो डिक्लाइन कर गई। अब जीडीपी जब डिक्लाइन करी ना, उसको काउंटर करने के लिए जापान के सेंट्रल बैंक ने ना इंटरेस्ट रेट कम कर दिए। बहुत आसान शब्दों में आपको बताऊं, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया मतलब लोन लेना आसान बना दिया जापान के सेंट्रल बैंक ने, ताकि लोन लेना बिल्कुल आसान हो, लोग लोन लें,
रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें और इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा हो, जीडीपी एक्सपेंड हो, जो कि डिक्लाइन कर गई थी एक्सपोर्ट कम होने की वजह से। समझ गए? तो ऐसा चलता रहा, चीप मनी मार्केट में आ गई, लोन लेना बिल्कुल आसान। लेकिन देखो, इस चीप मनी की वजह से ना एक बबल क्रिएट हो गया। अब महेश पूछेगा, सर आप ये बता दीजिए बबल क्रिएशन क्या होता है? मुझे नहीं पता। चलो सुनो महेश, बबल क्रिएशन मतलब जैसे देखो, कोई जगह है, अपना एनसीआर मान लीजिए, दिल्ली के आसपास वाला रीजन, यहां पे ना प्रॉपर्टी के दाम कितने हैं? पर स्क्वायर फीट 10,000 मान लीजिए। लेकिन देखो, एकदम से ना मार्केट में खबर फैल जाती है कि यहां पे ना दाम बढ़ने वाले हैं बहुत ज्यादा, तो ना एकदम से लोग ना प्रॉपर्टी परचेज करने लगते हैं। तो जो दाम पहले प्रॉपर्टी के यहां पे 10,000 रुपए थे पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, बढ़ के 50,000 हो गए, फिर 1 लाख हो गए, फिर 10 लाख हो गए। 10 लाख पर स्क्वायर फीट, इतने ज्यादा हो गए। पहले देखो जो दाम थे ना, वो रहने के हिसाब से थे कि हां यहां पे इतनी कीमत है, रहोगे तो उसके हिसाब से थे। लेकिन बाद में एकदम से जो दाम बढ़े ना, वो इन्वेस्टमेंट के कारण बढ़े कि हां और आने वाले समय में और बढ़ेंगे। इस वजह से लोगों ने परचेज करना स्टार्ट कर दिया प्रॉपर्टी यहां पे। समझ गए? पहले जो 10,000 पर स्क्वायर फीट के दाम थे ना, वो लैंड की इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से थे कि हां भाई ये जगह है, यहां पे घर बनाओगे तो इतने की तो कीमत होनी चाहिए। लेकिन बाद में एकदम से जो रेट बढ़ गए ना, वो लोगों ने इन्वेस्टमेंट के कारण बढ़ा दिए रेट, कि यहां पे लोगों ने सोचा कि आने वाले समय में और बढ़ेंगे, इसलिए हाई पे लोग परचेज करते गए और ये पूरा बबल क्रिएट हो गया। 10,000 पर स्क्वायर फीट से दाम हो गए 10 लाख पर स्क्वायर फीट। लेकिन ये वो समय है जब 10 लाख पर स्क्वायर फीट हो गया ना, तो इन्वेस्टर्स खुद ही क्वेश्चन रेज करने लगे कि क्या यार ये लैंड एनसीआर में इतने दाम डिजर्व करता है? तो इन्वेस्टर्स को लगने लगा कि नहीं यार, इसके दाम बहुत ज्यादा हैं, इतने नहीं होने चाहिए। तो ना जब इन्वेस्टर्स को यह लगने लगा, तो उन्होंने ना बेचने स्टार्ट कर दिए प्लॉट्स, प्रॉपर्टी बेचनी स्टार्ट कर दी। अब प्रॉपर्टी उन्होंने बेचनी स्टार्ट कर दी इन्वेस्टर्स ने, जब उनको लगा कि दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इतनी इंट्रिंसिक वैल्यू है नहीं लैंड की, तो फिर सप्लाई बढ़ जाएगी प्लॉट्स की मार्केट में। सप्लाई बढ़ जाएगी तो रेट कम हो जाएंगे। जिस चीज की सप्लाई बढ़ जाती है ना, जो चीज ज्यादा अवेलेबल हो, तो उसके रेट कम हो जाते हैं। तो लोगों ने ना लॉस को कम करने के लिए, अब किसी ने तो देखो 9 लाख पर स्क्वायर फीट के हिसाब से प्रॉपर्टी परचेज कर ली थी, उसको तो नुकसान होने लगा, तो उन्होंने भी ना नुकसान की भरपाई करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेचनी स्टार्ट कर दी कि कम से कम नुकसान हो, ज्यादा नुकसान ना हो। तो सप्लाई और ज्यादा बढ़ गई मार्केट में। सप्लाई जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, रेट और ज्यादा कम होते जाएंगे, यानी वो बबल जो था वो अब टूट जाएगा। 10 लाख पर स्क्वायर फीट से अब रेट फिर से 10,000 पर स्क्वायर फीट आ जाएंगे, या फिर उससे भी कम 5,000 पर स्क्वायर फीट। यानी पहले जो बबल बन गया था प्राइस का, अब वो बबल टूट चुका है। ऐसा ही हुआ जापान के साथ 1980s में। प्लाजा अकॉर्ड के बाद जापान ने इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दिया, यानी लोगों के पास में ज्यादा पैसे आए तो लोगों ने ना इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। इधर उधर इन्वेस्ट करना उन्होंने स्टार्ट किया, तो एक बबल बन गया। और जब जापान ने फाइनली इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज किया, तो वो बबल जो था वो टूट गया, फट गया। बबल फटते ही देखो जापान की इकोनॉमी में ना भूचाल सा आ गया। रियल एस्टेट मार्केट, स्टॉक मार्केट सब क्रैश हो गए। और आने वाले 30 सालों तक जापान की इकोनॉमी ना स्टैग्नेशन के एक विशियस साइकिल में फंस गई। मतलब 30 सालों तक जापान में ना रेट बढ़े ही नहीं, वैसे के वैसे रेट, सैलरी तक नहीं बढ़ी जापान में एम्प्लॉइज की, इन्फ्लेशन है ही नहीं। समझ गए? जो मैगी वहां पे अगर 30 साल पहले 10 रुपए की आती थी ना, आज भी 10 रुपए की आती है। जापान की एक खास बात आपको बताता हूं, अभी तक तो ना वहां पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स थे। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट समझते हो? एक होता है कि इंटरेस्ट रेट का कम होना, लोन का मिलना आसान होना। एक होता है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, मतलब अगर आप बैंक में पैसा रखोगे ना, तो बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देगा, बल्कि आपसे फीस वसूलेगा कि आपने बैंक में पैसा क्यों रखे हैं। ये नेगेटिव इंटरेस्ट रेट जापान लेकर आया 29 सालों में, ताकि लोगों को ना डिमोटिवेट किया जा सके कि आप बैंकों में पैसा मत रखो भैया, आप इकोनॉमी में इन्वेस्ट करो, आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो,
तभी तो जापान में इन्फ्लेशन आएगी। देखो माइल्ड इन्फ्लेशन ना, थोड़ी सी इन्फ्लेशन जरूरी होती है इकोनॉमी में। थोड़ी सी इन्फ्लेशन होगी तभी तो लोग फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। अदरवाइज अगर थोड़ी सी इन्फ्लेशन नहीं होगी तो लोग अपना पैसा ना बैंकों में रखेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं। कुछ करेंगे नहीं तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, जॉब जनरेट नहीं होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होंगी। थोड़ी सी इन्फ्लेशन अगर होगी ना तो लोगों को डर लगेगा कि यार इन्वेस्ट करना जरूरी है, बैंक में पड़ा पड़ा पैसा हमारा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, इतनी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। इसीलिए तो हमारी सेंट्रल बैंक ने टारगेट क्या रखा है, इन्फ्लेशन 2% से लेकर 6% के बीच में। अदरवाइज तो सेंट्रल बैंक भी 0% इन्फ्लेशन का टारगेट रख सकता था ना, लेकिन उन्होंने रखा 2% से 6% के बीच में कि थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन तो होनी चाहिए। फिर से पॉइंट पे आता हूं, 1980s में जब ये बबल फटा ना जापान की इकोनॉमी में, तो आने वाले 30 सालों में तो देखो जापान की जनता ने ना इन्फ्लेशन को सिर्फ किताबों में पढ़ा, सैलरी नहीं बढ़ी, इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ गया, मतलब गुड्स के प्राइसेस बल्कि कम होने लगे बढ़ने के बजाय। और गुड्स के प्राइसेस जब कम हो जाते हैं ना तो जाहिर तौर पे कंपनीज का जो प्रॉफिट है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। कंपनीज का प्रॉफिट कम होगा तो कंपनीज लोगों को जॉब से निकालना स्टार्ट कर देंगी, और यही हुआ। तो ये जो पिछले 30 साल थे ना, इनको ना जापान के लोग लोस्ट डेकेड्स के नाम से जानते हैं, मतलब ऐसे दशक जो उन्होंने बर्बाद कर दिए। अब देखो 17 साल के बाद फाइनली जापान ने ना इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज किया है। अभी भी इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया है लेकिन थोड़ा सा किया है। मकसद जापान का ये है डिफ्लेशन के साइकिल से बाहर आ सके, मतलब चीज़ों के जो दाम थे वो कम हो रहे थे, उससे निपटा जा सके। लोगों की सैलरीज नहीं बढ़ रही थी, लोगों की सैलरी बढ़े, ये सब इंश्योर करना जापान का मकसद है। लेकिन देखो इसमें ना रिस्क भी इन्वॉल्व है। इंटरेस्ट रेट्स बेशक थोड़े से बढ़ाए हैं लेकिन इसकी वजह से बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, और इसके अलावा क्योंकि बैंकों को इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, पहले तो लोग बैंकों में पैसा जमा कराते थे, इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ रहा था, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स थी, गवर्नमेंट के ऊपर फिस्कल बर्डन आएगा। ऑलरेडी जापान में जो डेट टू जीडीपी रेशो है 263% है, तो इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। वो देखने वाली बात होगी, आने वाला समय बताएगा क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये देखो पोटेंशियल बेनिफिट्स ये है कि डिफ्लेशन के साइकिल से बाहर निकल सकता है जापान, इन्वेस्टमेंट एंकरेज होगी, जॉब जनरेट होंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, रिस्क ये सब है। तो इकोनॉमी के काफी सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे इस आर्टिकल से। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल साइकिलिंग मैनिफेस्टो से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो जब भी साइकिलिंग की बात आती है ना, वेस्टर्न कंट्रीज में तो साइकिलिंग को कार्बन एमिशन से कम करने से लिंक किया जाता है, लेकिन भारत में ना साइकिलिंग ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट का एक माध्यम नहीं है, मतलब कार्बन एमिशन को कम करने का एक सोर्स नहीं है। साइकिलिंग इज मैटर ऑफ सोशल जस्टिस आल्सो, जो लोगों की लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म करता है। कैसे? काफ़ी सारा डेटा दिया जाता है इस आर्टिकल में, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 2 से लेकर राउंड 5 का डेटा है, 1999 से लेकर 2019-21 तक का डेटा है। इस डेटा में बोला गया, वैसे देखो पूरे देश के हिसाब से देखें तो साइकिल की जो ओनरशिप है ना 48% से 55% तक इंक्रीज हुई। मतलब देश में पहले 48% हाउस होल्ड्स के पास साइकिल थी और 2019-21 आते आते 55% घरों के पास में साइकिल है। लेकिन कुछ राज्यों में ये जो ग्रोथ है ना बहुत ज़बरदस्त है, जैसे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, यहाँ पे साइकिल ओनरशिप बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो काफ़ी सारे राज्यों की ना ये बाइसाइकिल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, जिसमें ना स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को बाइसाइकिल दी जाती है ताकि वो स्कूल आसानी से जा सकें। अब इसके ना काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट सामने आए हैं, खास करके लड़कियों का जो इनरोलमेंट है ना स्कूल में इंक्रीज हुआ है। पहले ना वो नहीं जा पाती थी, कई बार स्कूल उनके घर से काफ़ी दूर होता था, लेकिन सरकार ने उन्हें साइकिल प्रोवाइड की तो अब वो साइकिल की सहायता से स्कूल जाती हैं। एक और एग्जाम्पल दिया जाता है राइटर के द्वारा, एनजीओ की केस स्टडी है, जैसे आप यहाँ पे देखो
बेंगलुरु में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। 170 लो इनकम वुमेन को ना फ्री बाइसाइकिल्स दी गई, जो ना गारमेंट फैक्ट्रीज में काम करती थी। बाद में ना उनको ट्रेनिंग भी दी गई साइकिल देने के साथ साथ। तो 170 में से ना 2/3 ऐसी महिलाएं थी जो देखो रेगुलर उसके बाद में साइकिल मिलने के बाद में और ट्रेनिंग मिलने के बाद में बाइसाइकिल की सहायता से ही वो फैक्ट्री में आने लगी। उनसे पूछा गया कि पहले आपने क्यों नहीं परचेज की, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो आज भी बहुत सारी वर्कर्स, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको अगर देखो बाइसाइकिल दी जाए ना तो उनका लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा। यूपी सरकार ना वर्कर्स को भी बाइसाइकिल देती है और वो इसके सहायता से काम पर जाते हैं, उनकी कॉस्ट बचती है। लेकिन देखो अर्बन एरियाज में अभी तक ना ज्यादातर सरकारें रूरल एरियाज में ही बाइसाइकिल देती है, अर्बन एरियाज के लिए नहीं देती। अर्बन एरियाज में ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं बाइसाइकिल के लिए उपयुक्त। एक्सपेरिमेंट किया गया राइटर के द्वारा कि ना सेम डिस्टेंस कार से कवर करोगे आप शहर में ए से बी, और सेम डिस्टेंस साइकिल से कवर करोगे। साइकिल से कवर करोगे ना 40 गुना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एक्सीडेंट की एज कंपेरिजन टू कार, क्योंकि बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं साइकिल के लिए वहां पर। तो राइटर सजेशन ये देते हैं कि सरकार को ना साइकिल परचेज करने पे सब्सिडी देनी चाहिए, या फिर किसी ना किसी प्रकार के जीएसटी नहीं लगना चाहिए। चूंकि ये सोशल जस्टिस से जुड़ा है साइकिल, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे अफोर्ड कर सके। इसके अलावा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल फ्रेंडली होना चाहिए। ये सब प्रयास सरकार को अपनी तरफ से करने चाहिए। एमिशन तो कम होगा ही, लोगों में फिटनेस भी आएगी, लेकिन उसके साथ साथ स्कूल में इनरोलमेंट इंक्रीज होता है, लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता है, अनेकों फायदे होते हैं जब लोगों के पास अपना ये ट्रांसपोर्ट का सस्ता साधन होता है। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। आज एक ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, स्टूडेंट सुसाइड से संबंधित 250 वर्ड्स में। ये प्री का क्वेश्चन है, यूपीएससी ने 2014 में पूछा था। अगर किसी देश की इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स को डिक्रीज किया जाता है तो इससे क्या होगा? 4 ऑप्शंस हैं, सोच के बताइए। इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी, ये सही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई एनर्जेटिक डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।